अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम सर। जी बेटा, सबको आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा चले, मैं पहले रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दूं। मैं ये शीट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। कितने बच्चे ऑनलाइन हो गए? 21। 21। अच्छा जी, 6.5 से जो है हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के। तो जाइना शकील है ऑनलाइन के नहीं? जाइना शकील के 6.5 मार्क्स आए हैं, ठीक है। किरण है, किरण फिरदौस के 7 मार्क्स, महम जफर के 7 मार्क्स, महनूर के 7 मार्क्स, नेहा असगर के 7 मार्क्स और सईदा सिद्रा के 7 मार्क्स। ठीक है, ये कुछ बच्चे मैंने पॉइंट आउट किए थे जिनके थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आए। एक बच्ची है नबीहा नदीम। अभी है ऑनलाइन नबीहा? यस सर। जी बेटा, आप माशाल्लाह आपका पेपर काफी अच्छा था, तो 8 मार्क्स आपके आए हाईएस्ट। वेरी गुड बेटा, यही आप लोग सबसे उम्मीद है मुझे। तो नबिया बेटा, आप भी क्लास वालों के साथ ये नॉलेज ट्रांसफर करिएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के जो कम मार्क्स आए वो इस वजह से भी आए कि एक तो एमसीक्यूज में मैंने बताया हुआ था कि मल्टीपल हमें आंसर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और तो कुछ बच्चों ने सिर्फ एक एक आंसर को सिलेक्ट किया हुआ था अक्सर में। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, फिर हम करते हैं। तो अभी कितने पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं? 25। चलिए जी, क्लास को शुरू करते हैं। इंजाइम्स के बारे में हम लास्ट में डिस्कस किया था। इंजाइम की कुछ स्लाइड्स मैंने खुद भी बनाई हैं, कुछ इंटरनेट से भी उठाई हैं, तो मैंने कहा कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम ये यूटिलाइज करें, ठीक है जी। अच्छा, इंजाइम जो है हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं कि प्रोटीन्स होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एंजाइम एक एक्टिव साइट होती है और एक सबस्ट्रेट साइट होती है। कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहेगा एंजाइम के बारे में? कोई अगर बताना चाहेगा कि क्या होते हैं या कुछ? बेटा आपकी आवाज कम आ रही है, कौन है? बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। जी बेटा, आपका नाम पहले नाम बता दें। मुनज़्ज़ा। जी मुनज़्ज़ा, आप बोले। बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, वेरी गुड। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और मुनज़्ज़ा के अलावा कोई और इंक्लूड करना चाहेगा? सर एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये कौन बता रहा है? महानूर। महानूर। चलें जी, प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट से मिलके बनते हैं, बिल्कुल आप लोग सही इंक्लूड कर रहे हैं, मुनज़्ज़ा और महानूर। ठीक है। अच्छा, ये नीचे मैंने एक डायग्राम शेयर की हुई है कि एंजाइम जो है जब एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट कंबाइल करता है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे जाके कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, ठीक है। कोई सी भी प्रोडक्शन, जो हमें कोई सी भी प्रोडक्ट बनानी है, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो एक प्रोडक्ट बनती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है होगा आप लोगों को कि नहीं? और प्रोडक्ट बाद में क्या हो जाती है, एंजाइम से रिमूव हो जाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, एक केमिकल है, एक सबस्ट्रेट हो गया। यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, कैटालेज। कैटालेज ने उसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। एक्टिव साइट के साथ, एक्टिव साइट एंजाइम की थी, एंजाइम का नाम था कैटालेज। यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, सबस्ट्रेट की साइड पे। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का और कैटालेज का। अब एक प्रोडक्ट बनी जो कि वाटर है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए वाटर है, वाटर की प्रोडक्ट्स ये ब्लू से और येलो से आपको शो हो रही है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको कह रहे हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में प्रोडक्ट क्या हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है।
अच्छा, एंजाइम की अगर क्लासिफिकेशन की जाए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि एंजाइम हमारे पास प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। प्रोटीन नेचर के एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीनियस नेचर के एंजाइम क्लासिफाई होते हैं कोफैक्टर में। कोफैक्टर आगे क्लासिफाई होते हैं 3 ग्रुप्स में, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइन और कोएंजाइम, ठीक है। ये क्लियर हो रही है सबको डायग्राम? यस सर। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि इंटरनल एवोल्यूशन में मुझे आसान हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो है हमारे पास लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक सिंपल एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स या होलो एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना होता है। अभी हमने डिस्कस किया था नॉन प्रोटीन पार्ट का दूसरा नाम क्या था? कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर जो है आगे डिवाइड होता है, कोफैक्टर। हमने डिस्कस किया था। कोफैक्टर 3 में डिवाइड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटालाइंस और कोएंजाइम, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करें, ये यूजली क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। ज्यादातर इनऑर्गेनिक होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बाउंड होते हैं, और ज्यादातर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक होते हैं और लूजली बाउंड होते हैं, दोनों में ये डिफरेंशिएट है। कोफैक्टर 3 में क्लासिफाई है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालिक आयंस। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम में ये फर्क है कि एक लूजली पैक्ड है, लूजली बाउंड है, जो हमारे पास कौन सा है, कोएंजाइम है, और ऑर्गेनिक है। तो ये फर्क होता है दोनों में, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में, ठीक है। अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये देखी थी हमने तस्वीर, कोफैक्टर, इसके ऊपर जो फैक्टर्स मौजूद हैं इसे कहा गया कैटालाइटिक साइट। एंजाइम की 2 साइट होती हैं हमारे पास, एक एक्टिव साइट और दूसरी कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट वो साइट होती है जहां पर रिएक्शन हो रहा है। कोएंजाइम क्या कहलाएगा? कोएंजाइम अभी हमने देखा, कोई बताना चाहेगा? सिद्रा या शहबाज अली या शहनीला, कोई बताना चाहेगा? कोई और रैंडमली बताए और अपना नाम बताए पहले, कोएंजाइम के बारे में। सर कोएंजाइम ऑर्गेनिक होते हैं। बेटा आपका नाम? मरियम खालिद। मरियम खालिद, अब बोलो। सर ये ऑर्गेनिक पार्ट होता है और कार्बन हाइड्रोजन वगैरह इसमें इंक्लूड सही है। है, वेरी गुड। सर नॉन प्रोटीन होते हैं, जी बेटा, कोफैक्टर से बनते हैं। सब बच्चे और ये पहले मुझे नाम अकेले बता दिया फंक्शन करें नहीं सारे। करते। सर सिद्रा। सिद्रा, ठीक है। सिद्रा आप तो इन्वॉल्व हो रही क्लास में डायरेक्टली। और कोई इंक्लूड करना चाहेगा? लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से। ठीक है, लूजली बाउंड होता है, बिल्कुल लूजली बाउंड होता है एपोएंजाइम से। और कोएंजाइम हमने देखा पिछली स्लाइड में कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और लूजली बाउंड वही बात जो एपोएंजाइम से होता है, ठीक है। एपोएंजाइम क्या कहलाएगा हमारे पास? एपोएंजाइम क्या होता है? प्रोटीनियस पार्ट। प्रोटीनियस पार्ट, प्रोटीनियस ठीक है। पार्ट है। और पूरा ये एंजाइम प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स में होलो एंजाइम कहलाता है। तो ये सब चीजों की डेफिनेशन है कि प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या होते हैं। और मेटल की अगर बात की जाए, जिंक जैसे कोफैक्टर के तौर पे यूज होता है। तो ये सारे हमारे पास कहलाते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम की 2 साइड्स हैं, एक एक्टिव साइट और दूसरी बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्टिव साइट वो साइट होती है जो कहीं एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट वो साइट होती है जो सबस्ट्रेट से बाइंड करे, और कैटालाइटिक साइट वो होती है जो केमिकल रिएक्शन करवाए और एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करवाए, ठीक है। कोफैक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। कोफैक्टर जो है डिवाइडेड होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में, जैसे फ्लेविन और हीम हो गया, और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में जैसे के आयंस, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। ये सब की डेफिनेशन है, देख लीजिएगा। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अच्छा, अगर बात कीजिए सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट बताएगा कोई? जवेरिया बेटा है हमारे पास, जवेरिया, जन्नत। जवेरिया बेटा ये स्लाइड पढ़ के सुना है, साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। ओके सर। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, कुछ याद है आपको इसमें से? यस सर।
सर इसमें इरफान हमने बेटा दो बताओ। चीज हाँ। पढ़ी थी। जी सर, हम्म। सर एक इंट्रासेल्यूलर एंजाइम और दूसरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। सर इंट्रासेल्यूलर एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक सेल के ऊपर काम करते हैं, और हम्म। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक जगह, और उसकी साइड ऑफ इफेक्ट होता है वो दूसरी जगह होती है। बिल्कुल सही, जैसे डाइजेशन एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व है, ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सब अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा आगे तक मेरे ख्याल से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हमने देखा था कि कैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन होते हैं। कैटलाइज्ड रिएक्शन वो जहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होगा। एंजाइम क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। तो एंजाइम की मदद से ये देख सकते हैं आप, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी नीचे है और प्रोडक्ट बहुत इजीली बन सकती है, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसेस एट द एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट में हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं। कि एक्टिव साइट की हमने बात की थी, वो साइट जो किसी भी एंजाइम को अपने साथ बाइंड कर रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट कह रहे हैं, ठीक है। एक्टिव साइट 4 तरह से हमारे पास क्लासिफाई होते हैं। कोवेलेंट कैटालाइसिस, कैटालाइसिस बाय स्ट्रेन, कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, एसिड बेस कैटालाइसिस। अब बेटा जवेरिया बेटा, ये वाली स्लाइड पढ़ने आप, ठीक है। ये पहले 2 पॉइंट्स पढ़ दें आप। जवेरिया नहीं है अब, जन्नत बेटा आप हैं। इकरा नूर, जी सर। बेटा ये 2 पॉइंट्स पढ़ दें। ये सारे बच्चे जो अभी गायब हैं तो चलें, पूछा जाएगा। खैर ये 2 पॉइंट्स पढ़ दें बेटा। Covalent catalysis is one of the 4 strategies that an enzyme will employ to catalyze a specific reaction. Covalent catalysis occur when the substrate is an enzymatic reaction become temporarily covalently attached to the enzyme during the catalytic reaction. वेरी गुड। तो इसमें हमने ये कहा गया कि 4 स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू एंजाइम एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है, उसमें से कोवेलेंट कैटालाइसिस इज नंबर 1। कोवेलेंट कैटालाइसिस जब होती है, अच्छा इसमें कोवेलेंट जो है इस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये बॉन्ड बनाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह होगी, तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो थ्रू होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो एक क्या कर देता है, एक्साइटेशन एनर्जी कर देता है। तो कोवेलेंट कैटालाइसिस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अगर इसकी हम देखें मिसाल के तौर पे, जैसे ये एंजाइम है, इसके साथ आके सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। माउस दिख रहा है सबको, Yes sir. ठीक है। एंजाइम Yes. के साथ सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, लेकिन ये सबस्ट्रेट किस बॉन्ड के थ्रू बाउंड हुआ, कोवेलेंट इंटरमीडिएट या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। फिर एंजाइम की प्रोडक्ट रिलीज हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें कोवेलेंट, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया एक सीरीन के मॉलिक्यूल से, ये कार्बोनाइल कार्बन जो ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद था, ऑक्सीजन में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 ने रिएक्शन किया यहाँ पे। माउस कहाँ गया, 2 ने रिएक्शन किया यहाँ पे। अब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शुरू हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शुरू होने की वजह से हाइड्रोजन क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है कोवेलेंट कैटालाइसिस में। अगर दूसरे रिएक्शन की बात की जाए तो ये होता है हमारे पास एसिड बेस कैटालाइसिस। एसिड बेस कैटालाइसिस में क्या होता है, किसी ने कोई सवाल, ठीक है। अच्छा जी, एसिड बेस कैटालाइसिस में क्या होता है, एसिड या बेस आपस में कैटालाइज होते हैं। मोस्टली इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू होते हैं। आपको पता है कि एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो एसिड बेस कैटालाइसिस में भी बिल्कुल प्रोटॉन डोनेशन और प्रोटॉन एक्सेप्शन होती है थ्रू लेविस थ्योरी जो ये दी थी। तो हिस्टिडीन प्रेजेंट होती है, ये देखिए हिस्टिडीन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो प्रोटॉन डोनर के तौर पे भी काम कर सकती है और प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे भी काम कर सकती है, ठीक है। इसलिए इसको कह रहे हैं एसिड बेस कैटालाइसिस।
कैटेलाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है हमारे पास? ओरिएंटेशन, किसी भी चीज का ओरिएंटेशन या स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाता है उसे हम प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स व्हेन बाइंडिंग टू एंजाइम एक्टिव साइट एंड दिस कैटेलाइसिस मॉलिक्यूल मस्ट कम इन बॉन्डिंग फॉर्म डिस्टेंस। जब भी एंजाइम बॉन्ड बनाएगा किसी भी इसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो उसकी ओरिएंटेशन जो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और उसकी ओरिएंटेशन कैसे हो जाएगी कि एक आइडियल ओरिएंटेशन हो जाए कि बिल्कुल उसका रिएक्शन बेहतरीन तरीके से हो, तो उसको हम कहेंगे कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है बेटा? सर Yes. रिपीट कर बेटा मैंने कहा कि कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी में ये बात की कि कैटालाइसिस जब भी होती है, रिएक्शन, कैटालाइसिस मतलब जो रिएक्शन हो रहा है एंजाइम का, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब 3D स्ट्रक्चर उसने अपना कैसे अरेंज किया हुआ है। तो एंजाइम अपना सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर बिल्कुल एक आइडियल पोजीशन में बनाता है। जैसे ये दो हमारे पास सबस्ट्रेट थे, ये दोनों आके बाइंड हुए, ठीक है, और बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में बाइंड हुए कि बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए और कुछ भी जो है बीच में गैप नहीं रहा। तो इसको कहते हैं कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी, के एंजाइम और सबस्ट्रेट अपने आप को आपस में आइडियल सिचुएशन में क्या कर लें, बना लें, ताकि रिएक्शन अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद है कैटालाइसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। बॉन्ड स्ट्रेन की जब बात की जाए तो इसमें लाइसिस एंजाइम इन्वॉल्व होता है। लाइसिस एंजाइम के इन्वॉल्व होने से द एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग कॉजेस ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द साइट ड्यू टू स्ट्रेन कंडीशन। अच्छा, the transition state is required and here bond is unstable and eventually broken। बिल्कुल वही बात हुई कि जो यहाँ पे हुई थी कि जिस तरह प्रॉक्सिमिटी में ओरिएंटेशन के थ्रू स्ट्रक्चर अपने आप को अरेंज कर रहा था, यहाँ पे भी बॉन्ड स्ट्रेन के थ्रू स्ट्रक्चर अपने आप को अरेंज करता है कि ये एक्टिव साइट से पहले बाइंड हुआ, ठीक है, और ये बिल्कुल एक अच्छा इसने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया, ऐसा कॉम्प्लेक्स के जो बिल्कुल अलग ही नहीं हो सकता था। तो ये एंजाइम किसकी वजह मदद से हुआ? लाइसिस के थ्रू। ठीक है, लाइसिस के थ्रू वो दो एंजाइम या सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए। ठीक है, तो ये था हमारे पास कैटालाइसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन। 4 किस्म की हमने कैटालाइसिस पढ़ी, प्रोसेस एट द एक्टिव साइट जो हो रहे थे, कोवेलेंट कैटालाइसिस, कैटालाइसिस बाय स्ट्रेन, कैटालाइसिस बाय प्रॉक्सिमिटी एंड एसिड बेस कैटालाइसिस। सर बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रही है माइक की। अच्छा, एक मिनट, अब क्लियर है बच्चा? अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। ठीक है, एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो जो थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं वो डिफरेंट थ्योरीज हैं। 3 थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में। नंबर 1 है माइकलिस मेंटन थ्योरी, नंबर 2 है लॉक एंड की मॉडल थ्योरी, ठीक है, जिसे हम फिशर टेम्पलेट थ्योरी भी कहते हैं, एंड नंबर 3 है इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये थ्योरीज इन्वॉल्व होती हैं किसमें? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरीज में। एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो क्या फिनोमेना होते हैं इस थ्योरीज में, ये डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है माइकलिस मेंटेन मॉडल थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, ये चीज जरा समझिएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं के से, और कोई से भी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर देखा जाए तो K1 जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और K-1 बैकवर्ड रिएक्शन को शो करेगा। सबको समझ आ रही है ये बात क्या नहीं? सर आप बहुत तेज पढ़ा बेटा रहे हैं। कोर्स थोड़ा सा ज्यादा, अब क्या करें, चले जी थोड़ा सा स्लो करते हैं, मगर इसकी वीडियोस फिर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। माइकलिस मेंटन मॉडल थ्योरी में हमने ये बात डिस्कस की कि एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जब भी इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन देखा जाता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं, ये पता होगा आपको। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K1 से, और बैकवर्ड रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? K -1 से, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों किस्म का रिएक्शन है, इसका मतलब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट भी बना सकता है, ठीक है, मतलब ये दोनों सेपरेट भी हो सकते हैं और एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बना सकता है, ठीक है। जब भी K-1 की बात मैं करूंगा तो इसका मतलब है कि ये क्या बना रहा है हमारे पास,
एंजाइम प्लस एंजाइम और सब्सट्रेट, सब्सट्रेट। सब्सट्रेट अलग अलग, मतलब दोनों को अलग अलग इसने ब्रेक डाउन कर दिया। जब भी मैं K2 रिएक्शन की बात करूंगा तो इसका मतलब कौन से रिएक्शन की बात कर रहा हूँ? एंजाइम और प्रोडक्ट। एंजाइम और Enzyme प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट। लेकिन एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। एंजाइम और सब्सट्रेट और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से ये रिएक्शन, जो पहला रिएक्शन हुआ K1 रिएक्शन जिसे हम कह रहे थे, ये रिवर्सिबल है, लेकिन K2 जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इन्हें रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है, रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, अब ये एक रिएक्शन है जिसमें ये एग्जांपल है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सक्रोज बाय सक्रेज। सक्रोज क्या होता है? sugar कौन बेटा बता रहा है ये? शुगर। बच्चों अपना नाम बताते रहा करो मुझे, जो जो बता रहा होता है, ठीक है। हाँ बताएं आप। शुगर में कौन सी शुगर होती है, कोई पता होगा? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है और पॉलीमर होता है सक्रोज, ठीक है। एज जो है, हमने कहा था कि किसी भी चीज के आखिर में एज लग जाए तो वो एंजाइम होता है। सक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? सक्रेज। सक्रेज और सक्रोज आपस में क्या हुए? कंबाइन हुए। अब सक्रेज और सक्रोज कॉम्प्लेक्स बन गया जिसे हमने कहा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और लास्ट में जो रिएक्शन बना वो सक्रेज अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया अपना, और इसने प्रोडक्ट बना दी। सक्रोज जब भी ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ये बात याद रखिएगा कि सक्रोज जब भी ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या बना रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो सक्रोज सक्रेज एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन हुआ और इसने बनाया सक्रोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अलग हो गई और एंजाइम अलग हो गया। हमने यही देखा था कि एंजाइम लास्ट में अलग हो गया और प्रोडक्ट लास्ट में अलग हो गई, ठीक है। तो ये इसका फिनोमेना है, ये देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा, लेकिन ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा माइकलिस मेंटन थ्योरी में, ठीक है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है ना सिर्फ ये बता रही होती कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन हो रहा है, बल्कि ये भी बताती कि रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रहा है, तो इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वी नॉट से। वी नॉट इनिशियल रिएक्शन की वेलोसिटी, वी मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पे वो रिएक्शन हुआ, ठीक है। और Km जो है रिप्रेजेंट कर रहा है माइकलिस कांस्टेंट को। ये कांस्टेंट किसके बराबर था? K-1 प्लस K2 और K1, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो ऊपर कांस्टेंट हमने बनाए हुए हैं इनकी बात की जा रही है। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए जी आगे चलते हैं फिर। तो इस माइकलिस मेंटन थ्योरी ना सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन देखने में भी काम होता है इसका, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी ये देखा जाता है कि कौन सी ड्रग किस एंजाइम पे काम कर रही है, क्योंकि बहुत हद तक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो भी होती है, कोई सी भी ड्रग अगर बनाइए पेन किलर के तौर पे, तो वो बॉडी में जाके कोई ना कोई एंजाइम को कम करेगी ताकि पेन हमारा रिलीफ हो। तो इस तरह बहुत सारी ड्रग्स जो है वो एंजाइम पे काम करती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस इस थ्योरी की बड़ी यूजफुल है, ठीक है। दूसरा मॉडल की हमने बात की थी लॉक एंड की मॉडल, जिसे फिशर टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में की हमने अज्यूम किया था कि की सबस्ट्रेट है, लॉक जो है वो एंजाइम है, ठीक है। लॉक और की जब भी जुड़ते हैं तो एंजाइम रिएक्शन होगा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा। ये हमारे पास किसने थ्योरी दी थी? फिशर टेम्पलेट थ्योरी ने, ठीक है। ये फिशर टेम्पलेट ने दी थी थ्योरी। अच्छा, फिशर टेम्पलेट ने ये थ्योरी देने के बाद एक पॉइंट बस मिस कर दिया, उसने फ्लेक्सिबिलिटी का कोई पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। कौन सा पॉइंट नहीं बताया उसने? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि किसी भी शेप स्पेसिफिक साइज में अपने मुताबिक बिल्कुल फिट आ जाना, ठीक है। जो भी बंदा फ्लेक्सिबल होगा वो हर किस्म के इन्वायरमेंट में फिट आ जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट हम फिशर साहब ने नहीं बताया। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि किसी भी एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाना कि उसका अलग नहीं हो पाना, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में ये फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट मिस था। उन्होंने कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ता है, बस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की कोई बात नहीं की। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की इंड्यूस फिट मॉडल ने कि एंजाइम पहले
आके जुड़ेगा सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट पहले जुड़ेगा एंजाइम के साथ और ये दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये जो थर्ड स्टेप है, ये याद रखिएगा, जो थर्ड स्टेप है और जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में एंजाइम अपने आप को फिट कर रहा है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे बिल्कुल फिट कर रहा है कि कोई गैप ना बचे। अब जब कोई गैप नहीं बचता तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस गैप ना बचने की वजह से या इस फिट होने की वजह से इस मॉडल को कहा जाता है इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। ये बिल्कुल एंजाइम के साथ फिट हो जाता है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में फिटनेस की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। जी सर, ठीक है। रबिया Yes, sir. शेख होंगी ऑनलाइन कि नहीं? नूरे अर्श? यस सर। जी बेटा, नूरे अर्श माइकलिस मेंटन के कुछ पॉइंट बताएंगे आप, एक या दो, कुछ भी। देख के बता दें, चलें। बच्चों क्लास में एक्टिव रहें, ठीक है। इंटरनल एवेल्यूएशन के मार्क्स इसी के थ्रू मिलेंगे कि कौन सा बच्चा कितना एक्टिव जा रहा है, तो काइंडली अपनी प्रेजेंस का मुझे एहसास दिलाते रहे। चले जी, आगे हम बढ़ते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। 3 फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल के जो एंजाइम के रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है पीएच। पीएच में देखा जाता है कि कोई भी चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है, वो किस तरह पता चलता है, थ्रू स्केल, और उस स्केल में पता चलता है कि इसके पास हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो ये एसिडिक मीडियम में आएगा या एसिडिक पीएच में आएगा, और अगर इसके पास H कम है और हाइड्रोक्सिल ज्यादा है तो वो फिर क्या, कहाँ पे आएगा, बेस में आएगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। 3 फैक्टर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थ्रू यूट्यूब वीडियो में एक अच्छी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, तो मैंने ये कुछ तस्वीरें वहां से ले ली, ठीक है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए, ये एक ग्राफ बना हुआ है जो बता रहा है कि टेम्परेचर के थ्रू जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक टाइम पे जाके एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल मैक्सिमम हो गई, लेकिन उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। ये अगर आप गौर करेंगे तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? यस सर। ऑप्टिमम टेम्परेचर है Yes, जहाँ sir. पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये अगर ड्यूरिंग दिस, अगर इस लाइन में एंजाइम आएगा तो एंजाइम अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी देगा, लेकिन 40 डिग्री के बाद एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर होना शुरू हो जाता है, तबाह होना शुरू हो जाता है। तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी 40 डिग्री के बाद, तो एंजाइम की डीनेचुरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दी गई है, और डीनेचुरेशन क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये तो याद रखिएगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। क्या है, कोई बताएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री, और 0 डिग्री 40 पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल लो होती है, ठीक है। बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है 0 डिग्री। जी जी सर तो बेटा, इसका जी। सर रीजन क्या होगा? डीनेचुरेशन कब होगी? डीनेचुरेशन 40 डिग्री के बाद शुरू हो जाती है, जब एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, ठीक है बेटा। इसका रीजन ये होता है कि नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्लाह ताला ने एंजाइम को भी उसी टेम्परेचर में अपनी बेस्ट एक्टिविटी के लिए बनाया गया होता है। एंजाइम में ऐसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो 40 डिग्री के बाद डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। जब भी किसी इंसान को बुखार है या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी भी खराब होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, खराब होना शुरू हो गई, जिसके थ्रू डिफरेंट डिजीजेस उसको हो सकते हैं। समझ आ गई ये बात? तो सर जिन एरियाज में ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे डिजीजेस जहाँ पे ज्यादा भी होती है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन बॉडी का हीमियोस्टेसिस जो है अपने अंदर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री को मेंटेन करने की कोशिश करता है थ्रू परस्पायरेशन एंड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कोशिश करता है कि उसी लेवल पे रहे, ताकि बॉडी में हर चीज सही से काम करे, चाहे वो एंजाइम हो या चाहे कुछ हो। तो एट लास्ट एंजाइम को वही टेम्परेचर मिलता है जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सही। अच्छा जी, जी अब बात कर रहे हैं पीएच की।
पीएच भी हमने बात की थी कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच में बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो बेसिक पीएच में बहुत अच्छे काम कर रहे थे। जैसे हम बात करें कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो 0 से 4 पीएच के दरमियान में अच्छा काम करता है। किस पीएच पे बहुत अच्छा काम कर रहा है? 2.5 पे। ये दिख रही है आप लोगों को डायग्राम? यस सर। जी, ये 2.5 पीएच पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब पेप्सिन ऑलवेज वर्क ऑन एसिडिक पीएच। जो Yes, sir. न्यूट्रल पीएच पे कौन काम कर रहा है? ये अमाइलेज है। और जो बेसिक पीएच पे काम कर रहा है ये ट्रिप्सिन है। ठीक है, तो ये जब भी पीएच इंक्रीज होगा, जैसे पीएच अगर बेसिक की तरफ चला गया तो पेप्सिन जो है अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जो सॉरी पीएच होता है वो बेसिक ही होता है 7.4, लेकिन अगर एसिडिक पीएच की बात किया करें तो वो स्टमक में होता है। ठीक है, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम और दूसरे एंजाइम होते हैं, तो हर जगह की पीएच थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो जहाँ पे हर एंजाइम अपने लिहाज से काम करता है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि एंजाइम पीएच जब सर मेंटेन होगी। जी बेटा। सर आपने एसिडिक पीएच का क्या बताया था? एसिडिक पीएच में पेप्सिन एंजाइम काम कर रहा होता है, या HCl, ये सारे केमिकल्स भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी मैंने बताया। जी बेटा, कोई पूछना चाह रहे हैं? सर बेसिक में आपने ट्रिप्सिन बताया था, और न्यूट्रल में न्यूट्रल अमाइलेज है। में अमाइलेज। अमाइलेज। ठीक है। अच्छा, ये बताया है कि हाइड्रोजन जो है ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और जब ज्यादा प्रोटॉनिक जगह हो जाएगी तो इसका मतलब वो बेसिक की तरफ आ गया। और लेकिन जब बाद में क्या होगा कि बेसिक ये चार्जेस, असल में पीएच जो है वो चार्जेस प्रोड्यूस करता है प्रोटॉन की वजह से, जिसकी वजह से इन दोनों के केमिकल बॉन्ड बनने में काफी आसानी हो जाती है। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब भी पीएच डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो क्या होता है, नहीं बन पाता। तो ये हमारे पास पीएच की थी। अच्छा, ये टेम्परेचर में दोबारा आ गए। जी बेटा। जो आपने पीछे ग्राफ समझाया था पेप्सिन और वाला, वो रिपीट करते हैं। बेटा, ये मैंने बताया था कि एसिडिक पीएच में पेप्सिन काम कर रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे किया गया 2.5 पे। 7 पीएच पे अमाइलेज काम कर रहा होता है, और 8 पीएच पे तकरीबन, या मतलब बेसिक पीएच पे ट्रिप्सिन काम कर रहा होता है। बस इतनी सी बात बताइए। अब मैक्सिमम कुछ एंजाइम एसिडिक पे काम कर रहे होते हैं, कुछ बेसिक पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये टेम्परेचर की बात की गई जो हमने दोबारा से पीछे से पढ़ा कि 0 डिग्री से 60 डिग्री तक 40, ये 37 या 40 डिग्री पे मैक्सिमम एंजाइम काम करता है अपना। ठीक है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ पीएच में भी हमने ऑप्टिमम पीएच जो है वो ज्यादातर 8 होती है, ये देख लीजिएगा एक दफा। तो ये दोबारा जो सॉरी वो अमाइलेज नहीं था, वो सॉरी अमाइलेज, वो एक दफा मैं नाम ना आप लोगों को कंफर्म करके बता दूंगा वो अमाइलेज है या आर्जिनेज है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास इन्वॉल्व हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एर्जिनेज। अच्छा, अब एक बात करने जा रहे हैं कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन या मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी अभी इससे पहले हमने किसी थ्योरी में पढ़ी है, कोई बताना चाहेगा मुझे? एक थ्योरी हमने पढ़ी थी जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी का डिस्कस किया था। माइकलिस मेंटेन माइकलिस मेंटेन थ्योरी। जी बेटा, कौन बता रहा है ये? माइकलिस। एक माहम, और कोई बता रहा है? सुमैया। सुमैया। ठीक है जी। माहम, बिल्कुल सही कहा आपने, माइकलिस मेंटेन में हमने पढ़ा था। ठीक है, और उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया गया था वीएम से। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट, जैसे जैसे याद रखिएगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो एंजाइम जो है ज्यादा से ज्यादा उससे रिएक्ट करता है, लेकिन एक टाइम में जाके एंजाइम क्या हो जाता है, फुल सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, एंजाइम के पास मजीद जगह नहीं बचती कि वो मजीद सबस्ट्रेट को ले और रिएक्शन करवाए। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद आप कितनी ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें मगर रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से इंक्रीज होता है रेट, मगर इन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता। ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का पॉइंट। ठीक है, तो तीन हमने फैक्टर्स पढ़े अभी तक, टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब है रिवर्सिबल इनहिबिशन। टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। एंजाइम जो है डिफरेंट तरह से अपने इन्वॉल्व होते हैं।
अगर बात की जाए एंजाइम दो तरह से काम करते हैं, एक इनहिबिशन कराते हैं, एक एक्टिवेशन कराते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ चीजों की इनहिबिशन करानी है, जैसे अगर पेप्सिन एंजाइम है वो किसको तोड़ेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कर रहा है, उसको इनहिबिट कराना है तो टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब रोकना होता है और एक्टिवेशन मींस उसको एक्टिवेट करना या शुरू करना। तो इन रिवर्सिबल इनहिबिशन 4 टाइप्स की होती है, जिसमें से 4 टाइप्स के नाम ये लिखे हुए हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मिक्स्ड इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉर्मली ये बात याद रखिएगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और कोई भी कॉम्प्लेक्स बना के रिएक्शन कराता है, लेकिन इनहिबिशन जो भी है, जो भी इनहिबिटर्स हैं इस रिएक्शन को रोकने वाले, वो क्या करेंगे, एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ या तो कंबाइन नहीं होने देंगे, या तो अगर वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया तो उसे रिएक्शन सही तरह से नहीं करने देंगे। ये बात याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ कि इनहिबिटर या इनहिबिशन क्या करेंगे कि एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ या तो जुड़ने नहीं देंगे, अगर वो जुड़ गया सर क्या आवाज होगा। कट गई आपकी। अब आ रही है बेटा आवाज? अच्छा मैं ये बता रहा था, अब क्लियर होगा सबको। अब मैं ये बता रहा था कि बेटा इनहिबिशन में ये बात याद रखिएगा कि एंजाइम जब भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो उस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उसको रोकते हैं, या जुड़ने से रोकेंगे या उस रिएक्शन को रोकेंगे, ठीक है, इतनी सी बात याद रखिएगा। अच्छा मैं मीटिंग का लिंक दोबारा भेज रहा हूँ तो मुझे ज्वाइन करें, 3 मिनट रह गए इसमें। सर जी बेटा। 12 to 1 तो आई सर थिंक आपने मैम मेरा लेगी क्लास। नेम मैं कॉल मैम किया से था तो बात मेरे की है मैंने, वो 12:15 बजे तक ना, 12:15 बजे ज्वाइन करेंगे आप लोगों को, ठीक है, थोड़ी सी ठीक है रहती है सर। क्लास। सर जी बेटा। सर आपने मेरा नेम कॉल किया था तो मेरे नेट का इशू था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है। चले बेटा क्लास में पार्टिसिपेट किया करें, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होगा सर कि किसी, इनहिबिटर हाँ ऐसा होगा कि इनहिबिटर का कुछ, आपने जी जी मैं एक बात मुझे कंप्लीट करने दें। ऐसा होगा कि कुछ बच्चे शायद क्लास में ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, तो उस वजह से मैं कंसीडर कर लूंगा कि भाई पेपर में अगर थोड़ी सी टफनेस हुई है तो। चले जी, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करें, फिर मुझे इनहिबिटर का बताइएगा, ठीक है। ओके सर।